Hello my dear students. So today we are going to start class 11th new chapter equilibrium. When we talk about this equilibrium, we say that it is one of the very important chapter and we say it as one of the pillar of physical chemistry. Important is on the basis of your examination point of view. आपके एग्जाम्स में अगर आप नीट जेई के पेपर देखें, नीट के पेपर देखें तो आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. इनफैक्ट किसी ईयर में आपको 5 से 8 क्वेश्चंस भी इक्विलिब्रियम के मिलेंगे. सो द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है. अगर आप इसे सीक्वेंस में करें तो बहुत इजी है. इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 पार्ट्स में और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा चैप्टर बताने के बाद फिर एक वीडियो में अपलोड करूंगी अबाउट द न्यूमेरिकल्स. सो स्टार्ट करते हैं. When we talk about equilibrium, बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रोसेस है जो ना सिर्फ फिजिकल प्रोसेस बल्कि केमिकल प्रोसेस दोनों में ही अप्लाई होता है. इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू केमिकल रिएक्शंस बट ऑल्सो अप्लाइज टू फिजिकल चेंजेस. लाइक अगर मैं बात करूं आइस एंड वाटर, सो आई से दैट ये आइस और वाटर जो है दोनों इक्विलिब्रियम में. तो जब इक्विलिब्रियम की हम बार बार बात करते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है, ये इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा. कि होता क्या है इक्विलिब्रियम? बेसिकली इक्विलिब्रियम पे आने पे चीजें क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है. सो लेट अस डिस्कस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वन बाय वन. जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, एक सिंपल रिएक्शन देती हूँ. मान लीजिए आपके पास ए है, ए चेंज हो रहा है बी में. रिएक्शन ओवर आफ्टर सम टाइम, ए चेंजेस इनटू बी. बट इफ आई से द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, reaction is reversible, it means once B starts forming, it starts changing into A again. And reversibility can be represented by double-headed half-headed arrow. Okay, so A से B change हो रहा है और B बनने के बाद वापस A में convert होना शुरू हो जाए, we call such reaction as reversible रिएक्शन. तो पहली चीज तो ये समझ में आई, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है. विच गोज इन रिवर्स डायरेक्शन. थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसका और डिफरेंट बल्क फिनोमेना पढ़ा दैट द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में जब डिफरेंस बहुत कम होता है इट कैन रिवर्स बैक. यहां हम बात करते हैं तो पहली चीज तो इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन रिवर्स होना जरूरी है. रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो चेंजेस इनटू रिएक्टेंट. दूसरी कंडीशन यहां हमारी आती है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर रेट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की भी सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. दैट मीन्स आई कैन से द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स विच गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, becomes equal to rate of reverse reaction और backward reaction. तो जब दोनों की रेट सेम हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन रेट इक्वल हो जाएगी. तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी, उस स्टेज को हम कहते हैं यस द रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है. अब यहां हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं, दे बिकम कांस्टेंट. कौन से फैक्टर्स? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. दीज 3 फैक्टर्स बिकम्स कांस्टेंट. कब? एट इक्विलिब्रियम. अब अगर कोई ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें अपोजिंग प्रोसेस मींस A to B एंड B to A बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंजेस, अगर सिर्फ फिजिकल चेंजेस का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम उस इक्विलिब्रियम को कह देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम एज फिजिकल इक्विलिब्रियम. सिमिलरली इफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज देन वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम एज केमिकल इक्विलिब्रियम. सो जहां फिजिकल चेंजेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसे हमने कहा फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां केमिकल चेंजेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में, मान लीजिए आपके पास ये बीकर है जिसमें आपके पास ए था, थोड़ी देर में बी में कन्वर्ट होने लगा. सो हमारे पास ए था विच चेंजेस इनटू बी आफ्टर सम टाइम, बी बना चेंजेस इनटू ए आफ्टर सम टाइम, फिर ए से बी आया और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता.
इवन आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम रेट्स बिकम इक्वल बट रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चलता रहता है। मींस अब मैं अगर आपसे पूछूं इस बीकर में इक्विलिब्रियम आने के बाद कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे भाई इसमें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, व्हाट वी कॉल दिस मिक्सचर? इफ द मिक्सचर हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय जो बचा हुआ है उस मिक्सचर को हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि दो तरह के इक्विलिब्रियम है, तो इंडिविजुअली लेट अस डिस्कस बोथ द इक्विलिब्रियम एंड देन विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो पहले हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग लिखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जहां फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे, जहां फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम उस फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है देन वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में हम उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सो बेसिकली इट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज। जहां फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दे ऑल इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस एंड दस वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे कौन से? सो विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, क्या कहते हैं प्रोसेस को? मेल्टिंग। और रिवर्स को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, evaporation and condensation. Solid changes into gas, क्या कहते हैं इसको? Sublimation. Sublimation and solidification of gas. उसके अलावा कुछ solutions में भी होते हैं, like solid is in equilibrium with its solution. Like आपने एक salt लिया, उसको पानी में डाला, and after some time we get that equilibrium for the saturated solution of completely soluble salt. Discuss करेंगे कैसे होता है। Similarly, we may have gas which is in equilibrium with its gas solution like carbonated beverages, like cold drinks. तो ये equilibrium में होते हैं। So let us discuss all these one by one. So first हम बात करते हैं solid liquid equilibrium. So पहली चीज तो क्या ऐसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? तो हम बिल्कुल कॉमन एग्जांपल्स लेंगे, ऐसे एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ऐसे एग्जांपल्स जो आप अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट भी कर सके। एंड एग्जांपल इज आइस चेंजेस इनटू वाटर। So very first thing is chemically they are same. Here H2O, यहाँ पे भी H2O. Physically it changes its state. So solid changes into liquid form. So जब हम बात कर रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है तो इस प्रोसेस को फॉरवर्ड आइस चेंजेस इनटू वाटर, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। एंड वाटर चेंजेस इनटू आइस, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। एंड द क्वेश्चन इज ये किस टेम्परेचर पे होता है? भाई आइस किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी? आइस सिर्फ उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ही एग्जिस्ट करेगी। 0 डिग्री तक आइस है, उसके ऊपर क्या होगा? वाटर बनना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स दिस टेक्स प्लेस एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। सो इन दिस केस इट टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें इक्विलिब्रियम कब आएगा? So I can say that इसमें इक्विलिब्रियम आएगा when the rate of forward reaction का क्या प्रोसेस है? melting is equal to rate of freezing. When the rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगी हम कहेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है। और ये 0 डिग्री पे होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो 0 डिग्री पे आपने आइस देखी, उस आइस की सरफेस पे वाटर लेवल, वाटर, लिक्विड वाटर प्रेजेंट होता है। सो दैट इज द इक्विलिब्रियम एट द सरफेस वेयर आइस इज देयर अलोंग विद वाटर ऑन द सरफेस। सो वहां इक्विलिब्रियम होता है कि आइस मेल्ट होती है, सरफेस पे जाती है, वाटर अगेन सॉलिडिफाई होता है, फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट द सरफेस ऑफ आइस। दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन दिस केस। So let us discuss after this liquid to gas. So second case हमारा है liquid changes into gas. अगर हम वाटर की बात करें तो हम ले सकते हैं H2O liquid, that means water changes into water vapor. क्या कहते हैं हम इसको? गैसियस वाटर को हम वाटर वेपर ही कहते हैं।
सो प्रोसेस क्या होगा? अगर मैं बात करूं प्रोसेस की तो हम कहेंगे प्रोसेस इज, दिस केस इज इवेपोरेशन, राइट, एंड रिवर्स केस इज कंडेंसेशन. किस टेम्परेचर पे होगा? जिस टेम्परेचर पे वेपर्स हो. वेपर्स हमारे पास किस टेम्परेचर पे होंगे? बॉइलिंग पॉइंट पे. सो इट टेक्स प्लेस, दिस इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व एट बॉइलिंग पॉइंट. और यहां बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है इस एग्जाम्पल में? 100 डिग्री. सो इट टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री. प्रोसेस क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा. बट बाकी चीजें, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब कांस्टेंट रहती हैं. यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद भी ये सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं. ओके, तो जब भी गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने वाटर लिया एंड यू ऑब्जर्व दैट वाटर इवेपोरेट्स. इवेपोरेशन हुआ. अब क्या होगा? अगर ये क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो दीज वेपर्स विल गो ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर. सो वी नीड टू मेक इट क्लोज. क्लोज करने से क्या हुआ? द वाटर इवेपोरेट्स, चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म. दीज वेपर्स अगेन कंडेंसेस, changes into the liquid water. So liquid water changes into gas and gas changes into liquid water is nothing but the equilibrium involving for liquid water to gas water. That means water to water vapor. यानी इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो रहे हैं. ठीक है, और ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गैसियस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा हमारे पास कंटेनर क्लोज होगा. अब हम बात करेंगे थर्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज सॉलिड चेंजेस इनटू गैस. सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम और सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम बेसिकली होगा क्या? इट इज ऑब्जर्व ओनली फॉर सब्लिमेट सब्सटेंसेस. वी नो सब्लिमेट सब्सटेंस क्या होते हैं. सब्लिमेट सब्सटेंसेस जिनमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस. When solid directly changes into vapor form, when solid directly changes into gaseous form, we call that substance as sublimate substance. कुछ examples हैं NH4Cl, naphthalene balls, camphor, solid iodine, dry ice. All these are the sublime substances. तो सब्लिमेशन का मतलब क्या? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म. तो यहां हम यही बात करेंगे. यहां हम बात करेंगे ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड वेपर, सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है उसकी वेपर फॉर्म में. NH4Cl कम्स इन गैसियस स्टेट. और आप मार्केट से नेफ्थलीन बॉल लेके आए, आपने पैकेट खोला, अलमीरा में रख दिया. आफ्टर सम टाइम, मे टेक मंथ or 1.5 month or more than that, depends on the quality of naphthalene ball, and आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो पूरी वैनिश हो गई, it goes off. और आप जब उसे अलमीरा को खोलते हैं तो you get the smell of that naphthalene. So basically if I say कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम किसके बीच में? इक्विलिब्रियम है नेफ्थलीन सॉलिड के बीच में और नेफ्थलीन वेपर्स के बीच में. अगर इक्विलिब्रियम है तो फिर हम उसे रिवर्स क्यों नहीं ला पा रहे? बिकॉज वी हैव नॉट फिक्स द क्लोज कंटेनर. आपने तो उसे खोल के, पैकेट से खोल के बाहर रख दिया. अच्छा, चीज एज्यूम करो, जब तक वो दुकान पे है, चाहे वो 1 महीना पड़ी रहे चाहे 1 साल पड़ी रहे, वो वैसे की वैसी रहती है. क्यों? बिकॉज इट इज इन अ क्लोज्ड पैकेट and that closed packet acts as a closed container which doesn't allow the naphthalene vapors to move into the atmosphere. उससे एटमॉस्फेयर में बाहर वेपर्स नहीं जा रही हैं. जब नेफ्थलीन की वेपर्स एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही हैं और आपके पास ये पॉली पाउच है जिसके अंदर नेफ्थलीन बॉल्स प्रेजेंट है, हो क्या रहा है? ये इवेपोरेट हो रही हैं, ये सबलाइम हो रही हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. बट क्या ये क्लोज कंटेनर? तो जो भी वेपर्स निकली वापस कंडेंस हुई, वापस सॉलिडिफाई हुई और उनकी सरफेस पे आ गई. सो इक्विलिब्रियम कब होगा? एक क्लोज कंटेनर में. इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रोसेस क्या है? रेट ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का जो रेट है, राइट, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस गैस. गैस सॉलिडिफाई हो रही है,
दो वी कॉल द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो सब्लिमेशन, हमने 9th में पढ़ा था. रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस, यानी जिस रेट से सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर जब सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया. द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड बाय द प्रोसेस. एंड क्योंकि इट इन्वॉल्व्स गैसियस सिस्टम एंड दस इट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर. जब भी गैसियस सिस्टम होगा आपको क्लोज कंटेनर में करना होगा, वरना जैसा मैंने अभी बताया गैसेस व्हेन इट गो ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट देम बैक एंड दस रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रिवर्सिबिलिटी फॉर इक्विलिब्रियम. वन इज रिवर्सिबिलिटी एंड सेकंड इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जब ये कंडीशन आ जाएगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. लेट अस, तो अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने कंटेनर लिया या एक बीकर ले लिया या एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, घर में एक गिलास पानी ले लिया, यू हैव वाटर इन इट एंड यू ऐड सम शुगर फ्रॉम आउटसाइड. आपने बाहर से चीनी डाल दी. फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11 एंड स्टर इट प्रॉपरली. मिक्स हो गई. आपने और चीनी डाली, मिक्स हो गई, और चीनी डाली, मिक्स हो गई. एक टाइम आएगा जब वो मिक्स होनी बंद हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी. ठीक है ना? एंड वी कॉल दैट सोल्यूशन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन की सैचुरेशन स्टेज आ गई है और अब उससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. वी कॉल दैट स्टेज एज सैचुरेशन स्टेज. अब सैचुरेशन स्टेज आने के बाद क्या होगा? सैचुरेशन स्टेज जैसे ही आएगी हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इसमें दो चीजें हैं. एक तो है सॉल्ट डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा है सॉल्ट मीन्स शुगर. यहां पे हमने जो भी सॉल्यूट लिया है ना, शुगर, यू कैन टेक सॉल्ट ऑल्सो. या फिर आपके पास है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, नीचे बैठा हुआ है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दैट मीन्स अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में. तो दो चीजें. अब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की शुगर है ये थोड़ी देर में सोल्यूशन में जाएगी और सोल्यूशन की जो शुगर है ये थोड़ी देर में क्रिस्टलाइन में जाएगी. मीन्स प्रोसेस इस तरह से चलेगा. तो जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन यानी मिक्स होना, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगी तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस. डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट दैट वी हैव टेकन. एंड क्रिस्टलाइजेशन, जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है या शुगर है या सॉल्यूट है वो नीचे अनडिसॉल्व्ड फॉर्म यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए, नीचे बैठ जाए. यानी नीचे बैठी हुई चीनी ऊपर घुल जाए सोल्यूशन में और सोल्यूशन वाली चीनी नीचे घुल जाए, इस तरह से कि दोनों के रेट इक्वल हो जाए. व्हेन दीज टू रेट्स आर इक्वल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में. बट द कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रोसेस कितना मर्जी चलता जाए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. ओके, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मीन्स नाउ देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. अमाउंट ऑफ शुगर इक्विलिब्रियम आने के बाद बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे प्रोसेस कितनी ही देर चलता रहे, चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं. एंड द लास्ट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस वी हैव इज गैस एंड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम. व्हेन वी टॉक अबाउट गैस एंड सोल्यूशन मीन्स गैस एंड सोल्यूशन. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सोडा वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, द कोल्ड ड्रिंक्स वी जनरली यूज, वी ड्रिंक. सो वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. बेसिकली हम क्या बात करते हैं, आपके पास मान लीजिए CO2 है जो गैसियस फॉर्म में है एंड व्हेन द CO2 इज इन सोल्यूशन, जब इन दोनों का रेट इक्वल हो, रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस इन सोल्यूशन एंड रेट ऑफ कमिंग आउट ऑफ गैस फ्रॉम सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस का इसमें घुलना, गैस का इससे बाहर आना, जब ये रेट इक्वल हो जाती है, व्हाट आई राइट इज रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन सॉरी कमिंग आउट लिख देती हूं मैं, कमिंग आउट ऑफ गैस. जब ये रेट आ जाती है, दोनों रेट्स इक्वल होंगे, गैस का मिक्स होना और गैस का सोल्यूशन से बाहर आना, जब ये दोनों रेट सेम हो गई हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया भाई.
ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हैं ऊपर थोड़ी सी जगह खाली होती है, क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो इट नीड्स सम स्पेस सो दैट द एक्स्ट्रा स्पेस कैन होल्ड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, अदरवाइज क्या होगा, इट मे बस्ट। ठीक है, दूसरी चीज वो गैस हमारे पास होती है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दैट गैस प्रेजेंट एंड एट दैट स्पेस एंड द गैस present in the solution and they are continuously moving, so there is an equilibrium but the process goes on। जो खाली गैस पड़ी है वो सोल्यूशन में जाएगी, सोल्यूशन वाली गैस बाहर आएगी। दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस। यहां पे हम एक चीज और पढ़ते हैं दैट द डिटेल विल बेसिकली डिस्कस इन क्लास 12th अबाउट हेनरीज लॉ। We talk about Henry's law, we say that it is nothing but the mass of substance, basically gas, mass of gas dissolved is directly proportional to pressure applied। आपने जितना ज्यादा प्रेशर लगाया गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, सोल्यूशन पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। So I can write m is proportional to p, m is the mass and p is the pressure applied, and if I remove the proportionality sign I'll be having a constant। ठीक है, so basically this is Henry's law that decides the solubility of gas with pressure। if I increase the pressure solubility also increases। so ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स पढ़े इक्विलिब्रियम के। हमने ये देखा कि जब इक्विलिब्रियम आता है, जब भी गैसियस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा वी मस्ट हैव क्लोज कंटेनर। आपके पास हमेशा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव गैसेस का इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। सेकेंड थिंग इज अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड जाने में, हमने पढ़ा था ये इक्विलिब्रियम जब भी होगा ये होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। दूसरी चीज यहां आके टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड टू लिक्विड टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। और प्रेशर कब कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा व्हेन वी टॉक अबाउट एनी गैस। सो लिक्विड चेंजेस इनटू गैस टेक्स प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और यहां हो जाता है प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। सो कोई एक पैरामीटर हमने देखा कि कांस्टेंट हो गया, कोई चेंज नहीं आई। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया। तो जब हमने इक्विलिब्रियम के इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, नाउ द थिंग इज लेट अस डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल प्रोसेस। पहले हम फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे क्योंकि वही अभी हमने डिस्कस किया। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी बिकम्स कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो सकती हैं। कॉन्सेंट्रेशन है, ये कांस्टेंट हो जाती हैं कब? इक्विलिब्रियम आने पे, इनमें चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास गैसेस हैं तो ये हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही होगा। देन इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम आ गया तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। इवन आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अगर रिएक्शन रुक जाता तो हम उसे कहते स्टैटिक, उसे हम कहते हैं स्टैटिक, लेकिन रिएक्शन नहीं रुक रहा, उसे हम कह रहे हैं डायनेमिक। मान लीजिए आप गार्डन गए, आपने सीसॉ देखा हुआ है, यहाँ पे सीसॉ है, यहाँ पे ए और ये बी है, ठीक है। इट गोज अप एंड डाउन एंड दे स्विंग अकॉर्डिंगली। स्टैटिक का मतलब है ये दोनों का वेट इक्वल है और दोनों यहाँ के रुक गया, कोई चेंज नहीं हो रहा। स्टैटिक रुक गया, इक्विलिब्रियम आने के बाद रुक गया, दैट इज स्टैटिक। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि केमिस्ट्री में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता, इट इंक्लूड्स ओनली डायनेमिक प्रोसेस। का मतलब रिएक्शन आने के, इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन चलती रहती है, रुकती नहीं है। सो रिएक्शन इज डायनेमिक इन नेचर, ओके। अगर हम कहीं सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूशन की बात की, जैसे हमने गैस सॉल्यूशन की बात की, तो वी ऑब्जर्व दैट कि इसमें कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस। अच्छा, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिया मैं बार बार यूज कर रही हूं। इक्विलिब्रियम इज सिंगुलर एंड इक्विलिब्रिया इज प्लूरल। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रिया इज द प्लूरल वर्ड एंड इक्विलिब्रियम इज सिंगुलर वर्ड।
सो लेट अस टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस। तो अगेन यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, पहला रिवर्सिबल होना जरूरी है और दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ये दो कंडीशंस हमें देखनी है। रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, ये हमें पता है। रिवर्सिबल मीन्स जो रिवर्स जा सके, वंस रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जाए, वो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब वो वापस उल्टा नहीं जा रहा तो वो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कंप्लीट हेडेड एरो एंड दिस इज हाफ हेडेड एरो, ये हाफ एंड ये हाफ। सो रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय, इरिवर्सिबल कैन नॉट बी। सो हमारी कंडीशन ये दो हैं। जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, देन वी कैन अज्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी रेट इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेट को टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो इक्विलिब्रियम आने पे ये रिएक्टेंट है जिसकी रेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये प्रोडक्ट है जिसकी रेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम आया जब ये रेट इक्वल हो गई, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। सो प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज हो रही है, जिस पॉइंट पे रेट्स इक्वल हो गई उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में और उन एग्जाम्पल्स के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट दैट डिकम्पोजेज इनटू CaO एंड CO2 एंड इट इज गैस, सॉलिड, सॉलिड यानी ये इसमें रिवर्सिबिलिटी लाने के लिए हमें क्लोज कंटेनर चाहिए। ठीक है जी, हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट को हीट दी, इट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, इट फॉर्म्स दीज टू प्रोडक्ट। बट हमने क्या किया, जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो हमने इस रिएक्शन का प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। सॉलिड है, कांस्टेंट प्रेशर था, हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, इसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया सपोज और प्रेशर फाइंड आउट कर दिया। मान लीजिए आपने कंटेनर, एक ट्यूब ले ली और उस ट्यूब में हमने लिया रिएक्टेंट मींस कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने एक ट्यूब से कनेक्ट किया जो कि आगे मैनोमीटर से कनेक्टेड है, connected with the manometer which has some filled mercury in it, right? हमने states of matter में पढ़ा हुआ है। मैनोमीटर का रोल क्या होता है, गैस का प्रेशर निकालने के लिए। CaCO3 का ये इनिशियल स्टेट है जब रिएक्टेंट है हमारे पास और हमने इसका प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। से दिस प्रेशर इज P1। अब क्या हुआ, हमने इसको हीट दिया, हमने इसको फर्नेस में रख दिया। हीट देने से क्या हुआ, दिस CaCO3 चेंजेस इनटू CaO एंड CO2 एंड सिंस द कंटेनर इज क्लोज्ड, ये गैस जो बनी CO2, ये गैस यहाँ पे जाएगी। ये गैस जैसे यहाँ जाएगी इस मर्करी को पुश करेगी, मर्करी को पुश करते ही इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका कम होगा, इसका बढ़ेगा। इस डिफरेंस से हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, CO2 जैसे जैसे बननी शुरू होगी प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई तो हम देखेंगे कि ये जो प्रेशर है अब इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर नाउ रिमेन्स कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इट चेंजेस इनटू दिस प्रोडक्ट एंड दीज प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन एंड इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली, चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम आएगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्शन नहीं रुकेगा। व्हेन द प्रेशर इन द मैनोमीटर बिकम्स कांस्टेंट, हम कहेंगे कि रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो इस तरह के प्रोसेस से, इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिवाइस से हम फाइनली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर ली। तो ये तो हुआ मैनोमीटर से जहां गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कलर से हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। द रिएक्शन इज H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, बट इट हैज कलर, इट इज ऑलमोस्ट पर्पल कलर। तो आपने रिएक्टेंट से लिया, जब आपने रिएक्टेंट ले लिया तो आपके इस रिएक्शन मिक्सचर में जो कलर है वो क्या है, पर्पल कलर, बिकॉज ऑफ आयोडीन। H2 हैज नो कलर, सो दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फाइनली दे फॉर्म HI। HI बना, HI बना तो क्या हुआ, ये जो पर्पल कलर है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज HI इज कलरलेस, ये भी कलरलेस है। H2 एंड I2 से HI बनना शुरू हुआ, यानी I2 की अमाउंट कम हो गई, सो इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस।
क्योंकि आयोडीन पूरा जीरो नहीं हुआ इसलिए आयोडीन का कलर तो यहां दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आयोडीन की अमाउंट कम हो गई, चेंजेस इनटू दिस प्रोडक्ट, तो इसका कलर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है जी। रिएक्शन रिवर्स जानी शुरू हुई। जैसे ही रिएक्शन रिवर्स जानी शुरू हुई, आयोडीन और बनना शुरू हो गया। आयोडीन बनना शुरू हुआ तो फिर से इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई पर्पल कलर की। फिर ये फॉरवर्ड गया, इंटेंसिटी कम हुई। एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंड वी ऑब्जर्व कि अब जो कलर इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, और उसे हम कहेंगे रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। सो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने देखा कि केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है और उसे हम कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक बात आती है जो मैं बार बार आपको बोल रही हूं, दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नाउ द क्वेश्चन इज, इन केमिकल प्रोसेस में भी ये डायनेमिक होगा, बट क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये डायनेमिक है? कैसे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही करते हैं। तो चलिए, हमने एक सॉलिड सोल्यूशन ले लिया, हमने लिया शुगर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। आई हैव टेकन वाटर एंड आई एड सम शुगर टू इट। मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी और सैचुरेटेड सोल्यूशन आने के बाद शुगर इसमें डिसॉल्व फॉर्म में भी है और शुगर नीचे क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी है। इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जितनी शुगर इसमें थी और इसमें ट्रांसफर हो रही है उसी रेट से ये शुगर इसमें ट्रांसफर होगी। मीन्स आई कैन राइट रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है जी। अब क्या किया जाए? अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन डायनेमिक में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन नहीं रुके। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो हमने क्या किया, हमने बाहर से कुछ रेडियो एक्टिव शुगर डाली। अच्छा, नॉर्मल शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। रेडियो एक्टिव शुगर भी अगर हम लेंगे तो उसका फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोवाइडेड हम किसी एक एटम का आइसोटोप ले लें। जैसे कार्बन 12 है, उसका आइसोटोप मैंने कार्बन 14 ले लिया। कार्बन हैज टू आइसोटोप्स ना, कार्बन 12, लेट मी राइट, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। तो C12 इन नंबर, बट यहां हमारा आइसोटोप C12 ही लिया, नॉर्मल कार्बन, और यहां हमने कार्बन आइसोटोप ले लिया इक्विलिब्रियम आने के बाद। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद जब मैंने रेडियो एक्टिव शुगर डाली, तो अगर रिएक्शन स्टैटिक होता यानी रुक चुका होता तो ये शुगर नीचे बैठ जाती। बट थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये जो शुगर है थोड़ी सी नीचे है और थोड़ी सी सोल्यूशन में भी है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन रुकी नहीं, रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। एंड दैट्स व्हाई सम शुगर is there in the solution and some sugar in crystalline form। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है, and we call that process as dynamic equilibrium। That means जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की केमिस्ट्री में, we always say that it is dynamic in nature and that this is the most important characteristic of chemical equilibrium। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी एंड मोस्ट ऑफ दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जैक्टली सेम। कुछ चीजें यहां पे और एक्स्ट्रा होंगी। पहली चीज तो यही, दोनों की रेट सेम होंगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात ये भी सेम होगी कि रिएक्शन डायनेमिक है। थर्ड थिंग, अगर गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्लोज कंटेनर में ही होगा। ये तीन चीजें तो हमारी कॉमन ही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने के बाद इनकी जो रेट्स है वो इक्वल हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम आने के बाद डायनेमिक हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहीं से भी अटेन किया जा सकता है। मान लीजिए आई हैव अ रिएक्शन H2 plus I2 gives us 2HI। तो इफ आई स्टार्ट बाय टेकिंग H2 and I2 तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, और इफ आई टेक दिस HI एज द रिएक्टेंट, रिएक्शन होगी तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। यानी इक्विलिब्रियम कहीं से भी अटेन हो सकता है बाय फ्रॉम आइदर साइड, बाय टेकिंग आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्शन दोनों कंडीशन में हो सकती है। एक चीज और आती है, जो कैटलिस्ट है वो कभी भी इक्विलिब्रियम की स्टेट को ऑल्टर नहीं करता। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर और अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो कैटलिस्ट का रोल क्या है?
कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और कम करता है अगर नेगेटिव कैटलिस्ट। इट ओनली इफेक्ट्स द स्पीड। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली बैकवर्ड की स्पीड को भी इफेक्ट करेगा। यानी अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो दोनों रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली जिस स्पीड से फॉरवर्ड बढ़ रही है उस स्पीड से बैकवर्ड भी बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इफेक्ट्स ओनली द स्पीड। ठीक है, अब स्पीड बढ़ने से क्या होगा? हाँ, ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, इतना हो सकता है। ठीक है, बट इट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन। बेसिकली दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट is proportional to the active masses of those reactant or the substances. Suppose I'm having a reaction, that reactant changes into product. Then I can say, as per this law of mass action, is the rate of the reaction is proportional to the active masses. What is active mass? Active mass is the concentration, molar concentration. So active mass, if I say, so I use the word it as molar concentration. That means it is number of moles per unit volume. Right? So rate of reaction is proportional to the active mass of reactant. Suppose I'm having two or more reactant, A plus B gives us product. Then I can write the rate of reaction is proportional to the product of or the multiplication of these active masses of reactant. Okay? So I can write the rate of reaction this way. Removing the proportionality sign, I can have the reaction, the rate of reaction as by writing K, where K is the proportionality constant. Suppose if I say that I'll be having some stoichiometric coefficient also along with them for a balanced equation, then the stoichiometric coefficient will go in the power. That means law of mass action says that the rate of reaction is now proportional to the multiplication of active masses of reactant, each raised to the power of their stoichiometric coefficient. That is observed in any balanced chemical equation. So suppose if I'll be having any reaction, N2 plus 3H2 gives us 2NH3, which is a balanced reaction. And if I would like to write the rate for this reaction, what I'll write is rate is equal to K, and we have product as N2, we have product as H2 with 3. So this 3 will go in its power. This is how we can write the rate for this reaction for the preparation or the production of ammonia. So basically this all about is the law of mass action. Now the thing is, if we are having any equilibrium reaction, how this law of mass action can be applied in terms of law of chemical equilibrium. So if I talk about the law of chemical equilibrium, in terms of this law of mass action, then let us consider any reaction which is having reversibility and the reaction is at equilibrium. Then law of mass action can be applied to the forward reaction and to the backward reaction. That means I can write this rate in two manners. First is the rate of forward reaction. I can write the rate of forward reaction as the proportional to the multiplication of reactant. If I remove the proportionality sign, I can write F stands for the forward reaction in this case. If I would like to write the rate for the reverse reaction, let me write rate of backward reaction. So rate of backward reaction is proportional to, let me write it as KB, and it is the multiplication of the molar masses or active masses of product. Because for product, the backward reaction, the product will become reactant. Backward reaction means we are talking about C plus D changes into A plus B. So C plus D will become the reactant. तो rate of backward reaction को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ proportionality sign हटाऊं तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे proportionality sign, तो proportionality constant आ जाएगा KBCD. So rate for backward reaction is this one. अगर मैं बात करूं कि reaction equilibrium पे आ गया, तो हम बात करते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल आ जाती है.
right? When the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, the reaction has achieved equilibrium. अब रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है ये इस टर्म के इक्वल हो गया. सो आई कैन राइट के एफ ए बी इज इक्वल्स टू के बी एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी. ओके, सो अगर मैं इसको ये दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ले लूं तो मैं लिख सकती हूं के एफ अपॉन के बी. द रेशियो ऑफ टू कॉन्स्टेंट इज अनदर कॉन्स्टेंट. लेट मी राइट इट एज के. Okay, since the reaction is at equilibrium, we call it as equilibrium constant also. So ये क्या बना? Equilibrium constant C D divided by A B. और अगर हम अज्यूम करते कि रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, तो इस केस में स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी इनके साथ आ जाएंगे. Got it? So stoichiometric coefficient will go in its power. तो यहां अगर मैं इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट और कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगी? ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट की डेफिनेशन हम फॉर्मूले से देते हैं. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अगर मैं आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछूं तो आपको इसकी डिफाइन करना है इस फॉर्मूले से कांस्टेंट को. ओके, अब बात आती है, तो कांस्टेंट था कॉन्सेंट्रेशन के लिए. अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कब होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्जर्व फॉर सोल्यूशंस. सॉलिड सोल्यूशन है, गैस सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा. मान लीजिए हमारे पास गैसियस सब्सटेंसेस हैं. गैसियस सब्सटेंसेस में कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी नहीं. गैसियस सब्सटेंस में तो प्रेशर चेंज होता है. सो प्रेशर के टर्म्स में अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है तो क्या लिखेंगे? सपोज हमने एक रिएक्शन ले ली. रिएक्शन में मान लीजिए हमारे पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं. से आई एम हैविंग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब गैसियस स्टेट में. तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो नहीं रही. अब जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम किस तरह से लिखें? तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, विल राइट इट एज केपी. केपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर. सो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. अब आप बोलेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं. बिल्कुल सही है. जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो हम इसे कैसे लिखें? तो केपी इज इक्वल्स टू, फिर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते. केपी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया विद इट्स पावर 2 divided by pressure of nitrogen multiplied by pressure of hydrogen raised to the power 3. So Kp can be written in terms of the change in pressure in the case of gaseous system. When gaseous phase reaction takes place, in place of K equilibrium, हम ये नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे Kp in terms of the partial pressures. So ये क्या है? Pressure of ammonia, pressure of nitrogen, pressure of hydrogen. These are actually the partial pressure of ammonia, nitrogen and hydrogen respectively. कब? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जब हमें लिखनी है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है के सी के टर्म्स में या के ई क्यू के टर्म्स में. हम नॉर्मल रिएक्शन में के ई क्यू लिख देते हैं. अब तो हमारे पास एक चीज तो बनी केसी. केसी क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन, सपोज अमोनिया की बात करते हैं, और अब मैंने आपको कहा कि ये सोल्यूशन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में नहीं है. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो सकती है? NH3 स्क्वायर इनटू H2 क्यूब. और अगर ये गैसियस स्टेट में होती तो हम क्या लिखते? हम इन टर्म्स ऑफ केपी लिखते, प्रेशर ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, so basically if I ask you what is the relation between the two, let us discuss the relation between Kp and Kc. बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है Kp और Kc. सो अगर हम बात कर रहे हैं Kp और Kc की, मैंने आपको बता दिया Kc कब है? जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, कोई भी कंडीशन में हमारे पास सोल्यूशन है
और केपी की बात कब हो रही है? जब हमारे पास गैस है एंड वी कंसिडर द चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग द रिएक्शन। प्रेशर में अगर कहीं चेंज हो रहा है तो हम बात करते हैं केसी की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे केपी और केसी के रिलेशन की। ओके, तो एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें हम दोनों चीजों को कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट अस टेक अ कॉमन एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया a प्लस बी गिव्स अस x plus y. So small a, small b, small x, small y are the stoichiometric coefficients representing this as balanced equation, and capital A, capital B are reactants, capital X, capital Y are product. If I assume कि ये सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो मैं इसका केसी लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर a एंड b रेज टू द पावर b. एंड इफ आई कंसीडर कि ये गैशियस सब्सटेंस है, गैस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर के टर्म्स में आई कैन राइट केपी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ y रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ a रेज टू द पावर a एंड प्रेशर ऑफ b रेज टू द पावर b. अब हम बात करते हैं अज्यूमिंग दैट द गैस इज आइडियल गैस, सो पीवी हमें पता है इज इक्वल्स टू एनआरटी है. If PV is equals to nRT, can I write P is equals to N by V RT, which is equal to CRT? Because C is N by V, concentration is number of moles per unit volume. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको इस टर्म में लिखने के लिए, तो क्या मैं लिख सकती हूं इस इक्वेशन को Kp is equals to P के टर्म्स में. Px को क्या लिखे? Px को क्या हम लिख सकते हैं? C x raised to the power x RT raised to the power x. ठीक है, लिख सकते हैं, तो मैं हर एक के लिए ऐसे ही लिख देती हूँ. सो सी एक्स आर टी raised to the power x, cy RT raised to the power y, then ca RT raised to the power a and CB RT raised to the power B. इसका मतलब क्या है? बेसिकली व्हेन आई से इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आई यूज दैट C एज द कॉन्सेंट्रेशन. तो हमने P को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया. एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है? RT. RT को हम बाहर ले लेते कॉमनली. सो C के टर्म्स में हम लिख सकते हैं KP एज Cx raised to the power x into Cy raised to the power y divided by Ca raised to the power a and Cb raised to the power b. Multiply by RT raised to the power x divided by x plus y divided by RT raised to the power a plus b. अब ये जो Cx Cy है, इसको हम लिख सकते हैं in terms of the concentration. C means the molar concentration. I can write it in this manner also. लिख सकते हैं ना इस तरह से. तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो टर्म है ये हमारा Kc है, और यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी. सो अब मैं Kp को लिख सकती हूं इन टर्म्स ऑफ दिस होल टर्म एज Kc मल्टीप्लाई बाय RT, एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो कैन आई राइट इट एज डेल्टा एन गैसियस सब्सटेंस. So now we have the relation Kp is equals to Kc RT delta N. So this is the relationship between Kp and Kc. This is how we can derive. You should know the thing is Kp is considered for gaseous phase reaction when pressure change has been observed, and Kc is used for the solution reactions when concentration is changed. सो केपी और केसी के रिलेशन के बाद अब हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. आप रिएक्टेंट की कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं. Equilibrium constant is a fixed value for a particular reaction. Does not depend on the initial concentration of reactant. दूसरी चीज हम बात करते हैं, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, if reaction is reversed, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, लेट अस डिस्कस. मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है A
changes into B. Okay, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखा B divided by A, and I'm saying that if I reverse the reaction को reverse किया means B changes into A. So इसका KEQ होगा, let me write it as K dash A divided by B. So अब आपको समझ में आ रहा है K dash और K आपस में कैसे रिलेटेड है. Can I write K is equals to 1 upon K dash? It means when we talk about the equilibrium constant, if I reverse the reaction, this K dash new equilibrium constant is inversed. तो ये inverse हो जाएगा. It get inversed, right? So जैसे ही आपने रिएक्शन को इन्वर्स किया, रिवर्स किया, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओल्ड वन. ठीक है, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड पॉइंट, मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन ली, उस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो सपोज हम ले लेते हैं N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3 और पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया. पहले तो हम इसका K निकाल लेते हैं. K इज NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2H2 क्यूब. ठीक है, एंड आई एम सेइंग कि मैंने इस पूरी रिएक्शन को हाफ कर दिया. हाफ कर दिया मीन्स 1/2 + 3/2 H2 गिव्स अस 2/2 NH3. दैट मीन्स NH3 वुड बी 1. तो जो नया K डैश बनेगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा, वो क्या होगा? दैट वुड बी NH3 ओनली डिवाइडेड बाय N2 पावर में 1/2 H2 goes in its power 3/2. Now the thing is how these two are related. If on dividing by 2 the whole reaction, the new equilibrium constant basically is the square root of old one. अगर आप इसको देखें, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर करें तो इसके बराबर हो जाएगा. So I can write that K dash is a square root of K. So now let us talk about the fourth property of this equilibrium constant. We say that suppose I am having any reaction, and now this reaction, if I multiply it by 2, what would be the new equilibrium constant? Suppose I am having a normal reaction. I'll write the equilibrium constant for this reaction as HI square divided by concentration of H2 multiplied by concentration of I2. Now the thing is, if to this reaction I just multiply the whole reaction by 2. And the question is, what is the relation of this K dash with this K? So it becomes square and I2 square. That means if I square this reaction, I'll get this. So can I write new K dash is actually square of the old K. So this is the relation when I multiply any equation by 2. So if you multiply the term or equation by say n, then the new K dash would be related to the old one with respect to n this way. Now let us discuss one more characteristic. We say suppose any equation is written in 2 steps, then how new K is related to both the steps. Suppose I am taking an example of N2 and it changes into 2NO2. Let me write the balanced equation. The reaction is in equilibrium. For this reaction, if I'll write K, then it would be NO2 square divided by N2O2 square. Okay. Now, if I say that this reaction takes place in 2 steps. First step is N2 plus O2 first of all changes into 2NO. Second step is 2NO react with O2 to form 2NO2. If I write this as K1, this as K2, the question is how this KEQ related with this K1 and K2. So can I multiply these two, K1 and K2, and on multiplying I'll find that I finally get this reaction. Actually rest other things will be cancelled out. So on multiplying this K1 into K2, I'll get actually the value of KEQ. Okay. So if you write K1 basically क्या हुआ? K1 हुआ आपका NO square divided by N2O2 और K2 क्या हुआ? K2 is NO2 square divided by NO square multiply by O2. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NO और ये NO कैंसिल हो गया.
इसी तरह से ये O और ये O दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली विल गेट दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग दिस. सो आई कैन से दैट अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, से टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, तो हर एक का K जो है आपस में प्रोडक्ट होगा फॉर द फाइनल स्टेप, फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. सो Keq इज रिलेटेड एज K1 into K2. At the same time, if I say equilibrium constant is not at all get affected by addition of catalyst. Suppose आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा. ये सिर्फ कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करता है. अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करेगा तो बैकवर्ड को भी स्पीड अप करेगा, और एट द सेम एक्सटेंट, टू द सेम एक्सटेंट. Now let us talk about a new topic, types of chemical equilibria. Equilibria actually is the word plural of equilibrium. Equilibrium singular, equilibria plural. So there are two types. One we call it as homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium क्या होता है? जब reactant और product दोनों ही same phase में present है. सेम फेज मीन्स गैशियस, सारे के सारे लिक्विड, सारे के सारे सॉलिड, जब वो सेम फेज में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑल रिएक्टेंट, ऑल प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज. वी कॉल द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्ड इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. जैसे सपोज हमने बात की N2 + 3H2 gives us 2NH3. दे ऑल आर इन गैशियस फेज. अगर ये सब गैशियस फेज में है इंक्लूडिंग द कैटलिस्ट, देन द रिएक्शन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है. H2 + I2 gives us 2HI. Same phase, homogeneous equilibrium. So when such substances, such reactions in which the equilibrium is carried out and the reactant and product are present in the same phase, we call it as homogeneous equilibrium. Similarly, हमारे पास एक और equilibrium होता है heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium says कि जब reactant और product same phase में ना हो, they are present in 2 or more phases, they are present in different phase. सो एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में, ऐसा भी हो सकता है. कोई 2 सॉलिड में है, एक लिक्विड में या एक गैस में, ऐसा भी हो सकता है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन. सो दिस इज इन सॉलिड, दिस इज इन सॉलिड, बट CO2 इज इन गैसियस स्टेट. सो व्हेन the reactant and product are not present in same phase, they are in different phases. C in solid carbon, water in gaseous state. We get CO plus H2 in gaseous state. We know this reaction as water gas reaction. It results in the formation of a fuel known as water gas. So this is heterogeneous. So simple है, अगर reactant and product same phase में homogeneous, अगर दोनों different phase में है heterogeneous. ठीक है. अब बात आती है कि जब हमारे पास अलग अलग फेज में है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाए. सपोज हमने बात की के को कैसे फाइंड आउट करें या इसके एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाए. सो जब हम बात करते हैं के एक्सप्रेशन की, तो हम देखते हैं पहली चीज की, अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर सॉलिड में है तो उसमें ना तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ ना ही उसका प्रेशर चेंज हुआ, तो विल टेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू बी 1. सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस प्योर लिक्विड स्टेट में है, दैट मीन्स ना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ ना ही उसका प्रेशर चेंज हुआ. सो उनके जो एक्टिव मासेज हैं वी कंसिडर टू बी 1, बिकॉज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट. ठीक है ना, क्योंकि मोलर मास किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलर मास डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे और वॉल्यूम पे. प्योर सॉलिड में ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना मोल्स चेंज हो रहे हैं. प्योर लिक्विड में भी सेम ये कोई चेंज. जैसे सपोज हमने बात की, हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया H2 + I2 gives us 2HI. तो ये गैस में है, ये गैस में है, ये गैस में है, तो हम इनका K इजीली लिख सकते हैं. अगर ये गैस में है तो इनका Kp आ जाएगा प्रेशर ऑफ HI² डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ I2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, जैसे मैंने बात की CaCO3 जो सॉलिड में है, चेंजेस इनटू CaO जो सॉलिड में है, इन प्लस CO2. अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखें? सो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3. बट द थिंग इज ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है, इनका 1 आएगा. सो अल्टीमेटली हमारे पास जो K बना वो क्या बना? K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली. ये हमारा इस पूरी इक्वेशन का K हो गया. सो इस तरह से अगर हमें K लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ अगर ये गैसियस स्टेट में है तो हमारा जो Kp आएगा वो क्या आएगा? इसी रिएक्शन के लिए Kp लिखना है तो Kp इज इक्वल्स टू P CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
समझ में आया? तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इन्वॉल्व है तो आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेना है, यानी यहां पे व्हाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर के 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है Fe। Fe को आपने H2O में ऐड किया एंड इट चेंजेस इनटू Fe3O4 प्लस H2। Let me write the balanced equation 3Fe 4H2O. This is in solid state, ये gaseous state में है, ये solid है और ये gaseous है। So अगर हम Kc की बात करें, Kc क्या होगा? Kc is concentration of Fe3O4, क्योंकि ये solid है तो ये 1 हो जाएगा, इसको हम 1 ले लेंगे, multiply by concentration of H2 raised to the power 4 divided by concentration of iron which is again solid 1 multiply by concentration of water raised to the power 4। सो ये दोनों जो 1 हो गए तो हमारे पास जो Kc आया वो क्या आया? Kc कैन बी रिटन एज H2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय H2O रेज टू द पावर 4, राइट। और अगर ये दोनों गैसियस में और हम इनका Kp निकालना चाह रहे हैं तो Kp क्या हो गया? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू द पावर 4। दिस इज हाउ Kp कम्स। सो फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे पास ये कंसिडरेशन होगा जिससे हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को और कांस्टेंट्स को लिख सकते हैं। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी? सो यूनिट किस पे डिपेंड करेगी? अगर हम Kc की बात करें कॉन्सेंट्रेशन पे, Kp की बात करें तो प्रेशर पे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज होते जाएंगे, यूनिट भी चेंज होगी। कैसे? सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives us 2NH3। हम बात कर रहे हैं Kc की। Kc की यूनिट क्या हुई? अमोनिया स्क्वायर नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्यूब। अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर क्यूब। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के हमारे पास क्या आया? मोल पर लीटर रेज टू द पावर -2। नीचे 4 है ना, ऊपर 2 है तो 2 नीचे बचे, यानी ऊपर आ गए -2। और आई कैन राइट लीटर पर मोल स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पे मैं रिएक्शन चेंज कर लूं, सपोज मैंने लिया H2 + I2 gives us 2HI। नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम है। अगर इसका मोल पर लीटर होल स्क्वायर है तो यहां पे भी मोल पर लीटर होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें कहीं इस रिएक्शन में कोई यूनिट नहीं होगी। दैट मीन्स यूनिट ऑफ K डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा N ऑल्सो। यूनिट ऑफ K डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा N। सो यूनिट के बाद अब हम बात करेंगे कि Keq को हम पढ़ क्यों रहे हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? फर्स्ट थिंग इज इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मींस रिएक्शन की लिमिट क्या है, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक रिएक्शन होगी। सो पहली चीज इसमें हम बात करते हैं, सपोज K है, K की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इफ द वैल्यू ऑफ K इज वेरी हाई इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है, इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि Ke की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻³ से भी कम है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। वो ज्यादा तब होगी जब बैकवर्ड डायरेक्शन है। और एक कंडीशन होती है जब Keq इन दोनों के बीच में हो, इट लाइज इन दिस वैल्यू फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻+3। इट मीन्स कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल है, नियरली सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो रिएक्शन की शिफ्टिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंटली फोकस करेगी, ऐसा नहीं होता। सो इन वैल्यूज से हम एक लमसम आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है। अब बात आती है डायरेक्शन फाइंड आउट करना। इफ यू वुड लाइक टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देन ऑल्सो Keq इज वेरी हेल्पफुल। मान लीजिए हमने रिएक्शन लिया और रिएक्शन हमारे पास कोई भी है, A gives us B एंड रिएक्शन रिवर्स तो जा रही है बट अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम आता तो हम उसका Keq लिख देते B डिवाइडेड बाय A, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, दोनों की रेट्स अभी इक्वल नहीं है। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, उसके अटेन होने से पहले हम उसको K की जगह एक कांस्टेंट लेते हैं Q। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो K और Q सेम हो जाएंगे। इफ
Q इज इक्वल्स टू के ई क्यू, इट मीन्स कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, इफ आई एम सेइंग दैट इफ Q इज ग्रेटर देन K, Q अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए Q को डिक्रीज होना पड़ेगा एंड रिएक्शन हैज टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसको इसके बराबर लाना है तो इसका मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा Q को कम होने के लिए, जिससे वो K के इक्वल आ जाए। तो Q को कम होना है तो B को कम करना पड़ेगा, B को कम करना है मीन्स रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। थर्ड कंडीशन अगर मैं बात करूं, इफ Q इज लेस देन K, तो क्या होगा, ये कम है, इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा मीन्स इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना मीन्स रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस आपको यही ध्यान रखना है रिएक्शन को कहां शिफ्ट करना है ताकि वो इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाए। ठीक है, सो इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की, अगर इक्विलिब्रियम आ गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा और हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, कुछ भी ले लीजिए, बैलेंस इक्वेशन ले ली मान लीजिए मैंने। ओके, अब रिएक्शन जब बैलेंस्ड हो गई तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें कुछ पता थी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ये A है ये B है, ये दोनों तो अभी बने ही नहीं है, रिएक्शन 0 है, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो 0 है। रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये बनना शुरू हुआ, उसके बाद ये इसमें रिवर्स जाना शुरू हुआ, फिर ये इसमें गया, जब दोनों की रेट्स इक्वल हो गई तो हमने कहा इक्विलिब्रियम आ गया। व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, तो अब हमें फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने देखा इक्विलिब्रियम पे आके इसकी कुछ अमाउंट कम हो गई, मान लीजिए X अमाउंट कम हो गई। ठीक है, तो B की कितनी कम होगी, अगर 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए तो X मोल के लिए X/2 मोल्स चाहिए, तो B कितना हो गया X/2 मोल्स। भाई यहां ध्यान से देखिए, अगर 2 मोल A के लिए आपको 1 मोल B चाहिए तो X मोल अगर A कंज्यूम हुआ है तो इट्स ओनली X/2 मोल B कंज्यूम होगा। ठीक है जी, इधर आ जाइए, 2 मोल के लिए 1 मोल ये बन रहा है, राइट, 2 मोल के लिए 1 मोल C बन रहा है, तो X मोल के लिए X/2 मोल C बनेगा। 2 मोल के लिए 3 मोल ये बन रहा है, ठीक है, तो X मोल्स के लिए क्या होगा 3X/2। सिंपल रिएक्शन लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B गिव्स अस 2C + 2D। मान लीजिए ये A था इनिशियली, ये B था, ये 0 था, ये 0 था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की, इसमें से X कम हुआ, इक्वल मोलर रेशियो, इसमें से B X कम हो गया। 1 मोल से 2 मोल बन रहे तो ये 2X बना, 1 मोल से 2 मोल बन रहे ये भी 2X बना। सो हम कोरिलेट कर सकते हैं कितना चेंज हुआ। अब मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, 2A गिव्स अस B। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दी A, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0 है। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। A माइनस, अगर इसे 2X ले लिया तो ये X हो गया, हम इसे X लेके X/2 भी कर सकते हैं, हम इसे 2X लेके X भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना आ गया। सो पहली चीज हो गई, आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ और प्रोडक्ट कितना बना वो लिख। सो लेट अस नाउ कंसीडर एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। आपको ये A मोल्स दिए, B मोल्स दिए और ये 0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में आ गई, A - X, सो B - it becomes 3X और ये हमारा हो गया 2X। अब आपको इसका K का एक्सप्रेशन लिखना है, Kc लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन with their stoichiometric coefficient goes in their bar. So this is how we can find out the value of Kc if not given X और A और B। इनमें से कोई एक चीज नहीं गिवन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is how Kc can be written for particular reaction. Now after this we'll talk about Le Chatelier's principle.
व्हाट इज दिस ली शैटले प्रिंसिपल? पहले तो मैं स्टेटमेंट बताती हूँ, फिर विल डिस्कस कि एक्चुअली व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो इट सेज दैट कि अगर आपके पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम, एंड वी अप्लाई some change has been applied in terms of concentration, temperature, pressure, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? यानी कंडीशन ये है कि आपके पास रिएक्शन थी जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थी, और आपने इन सब में से कुछ चेंजेस अप्लाई किए. सम चेंजेस यू हैव अप्लाइड आइदर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर, और सारे चेंजेस कर दिए. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ. अब रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा. तो क्वेश्चन ये है कि वो किस डायरेक्शन में जाए सो दैट अ न्यू इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट और विल अटेन. ठीक है, इन विच डायरेक्शन? सो ली शैटले प्रिंसिपल हमें उस डायरेक्शन के बारे में बताता है. एक न्यू इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब हम इस चेंज को नलिफाई कर पाएंगे, नेग्लेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो बेसिकली इट कैन बी स्टेटेड एज इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन द concentration, temperature or pressure, then the equilibrium get disturbed and new equilibrium will shift. New equilibrium has been attained in such a direction so that it nullifies the effect. ठीक है, तो अब हम इन फैक्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन में भी हमारे पास बात आती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन. तो दोनों को ही कंसीडर कर लेते हैं. मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है. रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है, अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वापस से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा. इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इफेक्ट को जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उस स्ट्रेस को हमें नलिफाई करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा उस चेंज को. तो ये ज्यादा हो गया, तो इसको कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. तो ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो सो दैट अ न्यू इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. So it shifts when I increase the concentration of reactant, it shifts the reaction in forward direction. तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया. अब मैं आपसे पूछूं, सपोज मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, यानी ऑटोमेटिकली इसकी ज्यादा हो गई. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, फिर से नया इक्विलिब्रियम बनेगा. नया इक्विलिब्रियम बनेगा तो वो इसको कम करेगा. कहां, किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन. बिल्कुल सही. सो रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन. इसी तरह से अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दूं, रिएक्शन थी हमारी, इसको बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गया. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा. ये ज्यादा हो गया तो एक रिएक्शन वापस उल्टा जाएगा. सो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं, यानी ये कम हो गया ऑटोमेटिकली, ये ज्यादा हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिएक्शन में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा. राइट, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर में. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सपोज हम टेम्परेचर को कम ज्यादा करें तो क्या होगा? सो पहली बात तो हमें रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन, लेट मी राइट ए, एंडोथर्मिक है. सो फर्स्ट केस में अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो रिएक्शन एक्सो है, रिवर्स जा रहे हैं तो एंडो है. सेकेंड केस में हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एंडो है, रिवर्स जा रहे हैं तो एक्सो है. एक एक करके इन कंडीशंस को पढ़ते हैं. पहले मैं फर्स्ट केस की बात करती हूँ. फर्स्ट केस में अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन फॉरवर्ड की बात करें तो रिएक्शन को टेम्परेचर नहीं चाहिए, बिकॉज रिएक्शन ऑलरेडी हीट को थ्रो कर रहा है बाहर सिस्टम से. इट डजंट वांट एनी टेम्परेचर. और जब हम टेम्परेचर और देते हैं तो इट इज नॉट फेवरेबल. इट इज नॉट फेवरेबल तो क्या होगा, ये उल्टा जाना शुरू हो जाएगा. इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बी की बात करते हैं. बी में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, वी ऑलरेडी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड. अगर हम इसको और ज्यादा हीट देंगे तो रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो इस केस में हमने देखा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है.
ये तो गड़बड़ हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ बैकवर्ड जा रहा है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो क्या करना है, यहां देखते हैं। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं रिएक्शन एक्सो है, यहां से यहां जा रहे हैं रिएक्शन एंडो है। ध्यान से सुनना बच्चों, इस केस में बात करते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो एंडो, एंड रिवर्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सो। हमें तो इतना पता है, कोई रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज कर रहा है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो इफ इट इज एक्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट बिकम्स एंडो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलिए फर्स्ट केस में देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कहां जा रहा है, एंडोसाइट में। कहां जा रहा है, एंडोसाइट में। सेकंड केस में देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कहां जा रहा है, एंडो। यानी एक फाइनल कंक्लूजन बन गया, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन गया एंडोसाइट में। सिमिलरली इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन गया एक्सोसाइट में। सो नाउ हमने टेम्परेचर की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, अब हम प्रेशर की बात करेंगे। बट द कंडीशन इज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर वी से दैट आपके पास एक रिएक्शन है, reactant changes into product and it is applicable only when the system includes or involves some gaseous system in it। क्योंकि प्रेशर लगेगा गैसेस पे, रेस्ट अदर्स आर लेस कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो प्रेशर का इफेक्ट सबसे ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल पे होता है। सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑब्जर्व फॉर द गैसियस सिस्टम। बेसिकली होता क्या, आपने जब रिएक्शन लिया, आपने एक बीकर में रिएक्शन लिया, आपके पास ए है, थोड़ी देर में क्या हुआ, बी भी बनना शुरू हो गया। सो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसमें ए और बी दोनों चीजें हैं। अब आप जब प्रेशर लगाएंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेशर सिर्फ ए पे लग रहा है या प्रेशर सिर्फ बी पे लग रहा है, प्रेशर लगेगा पूरे सिस्टम पे। सो व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, प्रेशर इज एप्लीकेबल टू ए एज वेल एज टू बी, दोनों पे लग रहा है, यानी इफेक्ट तो दोनों पे जाएगा। सो लेट अस कंसिडर कि इफेक्ट कहां जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2 ए है और 1 बी है, तो डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर ज्यादा मॉलिक्यूल्स पे हुआ, जितना ज्यादा है amount of pressure would be same but number of molecules since reactant के ज्यादा है इसलिए इफेक्ट इस पे ज्यादा हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ए पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ए मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, तो दे विल मूव टुवर्ड्स बी। यानी जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रहा है, इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक और केस देते हैं, मान लीजिए हमने लिया ए गिव्स अस 2b, अब यहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि यहां 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सो इस केस में रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। एंड इफ आई एम टेकिंग लाइक मेरे पास दोनों ही तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो जितना प्रेशर इस पे लगा उतना प्रेशर इस पे लगा, इफेक्ट नलिफाई हो गया। सो यानी इस केस में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट आया ही नहीं। इस केस में आया, हमने देखा फॉरवर्ड जा रहा है, इस केस में हमने देखा बैकवर्ड जा रहा है। सो ओवरऑल हम देखें, यहां नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, यहां नंबर ऑफ मोल्स है 1, फॉरवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। यहां नंबर ऑफ मोल्स है 1 एंड हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ मोल्स 2, बैकवर्ड जा रहा है यानी टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया दैट विद इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। कौन से मोल्स, गैसियस मोल्स। पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम। सो प्रेशर बढ़ाया, कहां गया, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और प्रेशर कम किया तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, जहां मोल्स ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर के इफेक्ट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट डालें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट, इट डज नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम एट ऑल। तो इसका इक्विलिब्रियम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट फैक्टर है हमारा, इफ वी एड सम इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मीन्स जो रिएक्ट नहीं करे, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करे। सो आपने कोई इनर्ट गैस किसी इक्विलिब्रियम में डाली तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है, मान लीजिए आपने उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला, यू हैव केप्ट द वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आपको सीधे सीधे क्लोज कंटेनर में सॉरी आपको उसे क्लोज वेसल में लेना है। तो जैसे ही आपने कोई इनर्ट गैस को किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डाला, तो अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, और जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डज नॉट गेट इफेक्टेड, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड।
सो अगर आपने इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की है, मींस क्लोज वेसल में ऐड की है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं ऑफ रिएक्टेंट कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे या प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बट यही चीज अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस ऐड की, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस ऐड की है, तो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, इनर्ट गैस ऐड की तो दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गए। अब बेसिकली होगा क्या, जब दोनों के डिक्रीज हो रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इट विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां मोल्स ज्यादा है, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा है, रिएक्शन को नलिफाई करने के लिए इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ